चलो। लाइव। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये ध्यान रखिएगा कि जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर हिस्ट्री में मगध साम्राज्य पढ़ना है। मगध, ठीक है, मगध साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं। मगध साम्राज्य में हमने मौर्य साम्राज्य स्टार्ट किया था, मौर्य वंश स्टार्ट किया था। और हम लोगों ने जो मौर्य वंश में बातें की थी, आप लोगों को मैंने एडवांस में पीडीएफ दे दी थी। हमने मौर्य वंश में स्टार्ट क्या किया था? आप कहेंगे सर बिंदुसार हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम क्या पढ़ रहे थे? हम बिंदुसार पढ़ रहे थे। बिंदुसार के बारे में हमने बातें कर ली थी। आज हम बात करेंगे भैया सम्राट अशोक के बारे में। अशोक के बारे में बात करेंगे और मैं लिखने का समय बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि मैंने 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पीडीएफ पहले दिन ही दे दी थी जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा समस्या हो जाएगी। समय कम है तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। राधे राधे सभी को। क्या आप मेहनत करने से डर रहे हैं? बताइए, आपको सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? पूरा ईमानदारी से बताइए कि आपको सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। मेरा कोई टाइम चेंज नहीं हुआ बेटा, मेरा टाइम तो 5 बजे ही है। 5 बजे ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं। हमें अशोक के बारे में बात करनी है कि अशोक मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक मौर्य। अशोक मौर्य ने 269 बीसी में अपना राज तिलक करवाया और 232 तक उसने शासन किया। कहाँ तक? 232 तक शासन किया। देखिए, अगर सिलेक्शन चाहिए हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अपने करेक्ट करने हैं तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते हुए चलो। पीडीएफ आपके पास है, पीडीएफ निकालो, रिवीजन करो। लिखने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? लिखने के चक्कर में मत पड़ो। विश्वास रखो, इतना विश्वास रख लोगे तो काफी है, ठीक है? हम बात करेंगे सर यहां पर अनुच्छेद। यहां पर अगर मैं बात करूंगा, देखो पॉलिटी पढ़ा कर आया हूं तो अनुच्छेद आ रही है माइंड में, है ना? हम बात कर रहे हैं कि सर अशोक का जन्म कब हुआ, अशोक की माता का नाम क्या है, अशोक को क्या कहा जाता है, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अशोक के बारे में बात कर रहे हैं कि अशोक का जो जन्म है वो 304 बीसी में हुआ था और इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। चलिए, हम लोग यहां पर बात करेंगे। हम यहां पर बात कर लेते हैं कि सर अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। अशोक का जन्म 304 बीसी में होता है। कब? 304 बीसी में होता है। माता सुभद्रांगी थी। कौन थी? माता सुभद्रांगी थी, ठीक है? अशोक के नाम क्या है? देव नाम प्रिय सबसे फेमस नाम है। अशोक को देवा नाम प्रिय कहा जाता है, प्रियदर्शी कहा जाता है, देवताओं का प्यारा। देवा नाम प्रिय कह लें तो आप कहेंगे सर देवताओं का प्यारा, ठीक है? हम यहां पर बात करेंगे। जल्दी से बताइए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। मैं आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ हूं। हर हर उस मौके पर जहां आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मुझे भी आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी स्पीड चाहिए, ठीक है? सिलेबस बहुत बड़ा है तो करना तो पड़ेगा ही अच्छे से। हाँ, ये है कि जो बेस्ट चैप्टर होंगे मैं कराता हुआ चलूंगा। जो थोड़े ऐसे होंगे जो जहां से पूछा नहीं जाता, ना के बराबर पूछा जाता है, मैं उसके आपको पीडीएफ दूंगा, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। बाकी पीडीएफ में उसकी आपको जरूर दूंगा, ठीक है? चलिए, हमने बात कर लिया सुभद्रांगी कौन थी। आप कहेंगे बिंदुसार की पत्नी थी जिसके गर्भ से अशोक जन्म लेता है 304 बीसी में। अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी कहा जाता है। और अशोक नाम का जो लेख है, कहां कहां पर कौन कौन से अभिलेख में अशोक को अशोक बताया गया है? तो चार ऐसे उल्लेख हैं जहां पर, 4 ऐसे अभिलेख हैं जहां पर अशोक को अशोक नाम से लिखा गया है, लेकिन पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या बताया गया? अशोक वर्धन। देखिए, अशोक नाम का जो उल्लेख है ये कहां पर किया गया? जैसे मास की अभिलेख,
कर्नाटक। मास्की अभिलेख कहां से मिला? कर्नाटक से। मास्की अभिलेख में अशोक को अशोक बताया गया। गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, जिसमें अशोक को अशोक बताया गया। क्या बताया गया? अशोक बताया गया। निठूर जो कहां मिला? कर्नाटक से। कहां से मिला? कर्नाटक से, जिसमें अशोक नाम का वर्णन है। उदय गोलम ये कहां से मिला? कर्नाटक से। इन चारों अभिलेखों में अशोक को अशोक बताया गया है, जबकि अशोक को अशोक वर्धन किस में बताया गया है? आप कहेंगे सर अशोक वर्धन, अशोक को अशोक वर्धन पुराणों में बताया गया। किसमें? पुराणों में। आप कहेंगे सर कहां पर? पुराणों में। ये जल्दी जल्दी से बताइए कि सर पुराणों में अशोक को क्या बताया गया है? अशोक वर्धन। आप कहेंगे सर पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन बताया गया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? चलिए फटाफट से लिखिए। अशोक वर्धन के बारे में बात कर रहे हैं, पुराणों में अशोक वर्धन बताया गया। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर अच्छे से सारी चीजों को नोट डाउन करिए। बात आती है कि सर एक अभिलेख है जिसे भब्र अभिलेख के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान से मिला है। मैं अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। कि सर कौन सा अभिलेख है जहां पर अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था? क्या बताया था? मगध का सम्राट बताया था। चलिए मुझे बताइए। दत्ताचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर हम बात कर रहे हैं सर पहले पीडीएफ भेज दिया करो। पीडीएफ तो मैंने मुझे लग रहा है 4-5 दिन पहले ही भेज रखी है। ये बड़ी पीडीएफ मैंने दे दी थी आपको, एक पीडीएफ मैंने आपको दे दी थी। चलिए कि सर जो भब्र अभिलेख है, भब्र अभिलेख में अशोक ने अपने आप को क्या बताया था? मगध का सम्राट। कौन सा अभिलेख है जहां पर अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया? आप कहेंगे भब्र अभिलेख। कहां से मिला था ये? कहां से मिला था? आप कहेंगे राजस्थान से। कहां से मिला है? राजस्थान से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए अभिलेखों को खोजा। अभिलेखों को किसने खोजा? देखिए सबसे पहले जो अभिलेख खोजा गया था वो टिफेंथर के द्वारा, टिफेंथेलर के द्वारा खोजा गया। टिफेंथर के द्वारा खोजा गया, जिसे टिफेंथर भी कहते हैं, टिफेंथेलर भी कहते हैं। ठीक है, या इसे टिफेंथलर भी कहा जाता है। तो 1750 में खोजा गया था सबसे पहले। और अशोक के अभिलेखों को 1837 में पढ़ने वाला अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप नाम था। चलिए मुझे बताइए, जहां मगध साम्राज्य है ना, मगध महाजनपद काल है। रोशन कुमार जी महाजनपद काल में ये पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है। महाजनपद काल की पहली क्लास में ये पूरी पीडीएफ अपलोड है। ठीक है जी। चलिए आप कहेंगे सर टिफेंथेलर ने 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज की, लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? आप कहेंगे सर अशोक के अभिलेख की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो 1750 में टिफेंथेलर के द्वारा। टिफेंथेलर के द्वारा, लेकिन पढ़ा नहीं गया। अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने है? तो अशोक के अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। चलिए यहां पर अशोक के अभिलेखों की बात हो रही है, तो अशोक के अभिलेख थे जैसे भारत में ब्राह्मी लिपि में, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में, और एशिया माइनर या तुर्की जिसे कहते हैं ग्रीक लिपि में। अशोक के अभिलेख जो हैं ज्यादातर अभिलेख कौन सी भाषा में थे? ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख थे अशोक के, भारत में सबसे ज्यादा किस लिपि के मिले? ब्राह्मी लिपि के। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किस लिपि के मिले? खरोष्टी लिपि के। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि के, और एशिया माइनर में आप कहेंगे सर किसके? ग्रीक लिपि के। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख लीजिए प्लीज। यहां पर आप लोग लिखेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। बिल्कुल आशीष कुमार जी, बिल्कुल। यहां पर हमने पढ़ लिया, मेरे साथ पढ़िए कि सर मैं थोड़ा रिवीजन कराने में ज्यादा फोकस करूंगा, है ना। आप मुझे बताइए अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट घोषित किया था। कहां से वो अभिलेख मिला था? आप कहेंगे राजस्थान से। क्या नाम था उस अभिलेख का? भब्र अभिलेख था। अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई थी? 1750 में। किसने की थी? टिफेंथेलर के द्वारा। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। अशोक के अभिलेखों की जो भाषाएं थी वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक की। ब्राह्मी लिपि के सर्वाधिक अभिलेख कहां से मिले? भारत से। खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहां से मिले? पाकिस्तान से। अरमाइक लिपि के अभिलेख कहां से मिले? अफगानिस्तान से। ग्रीक लिपि के अभिलेख कहां से मिले? तुर्की से, यानी कि एशिया माइनर कह सकते हैं या माइनर एशिया से। ठीक है जी। चलिए बात आती है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में हम बात करेंगे कि सर जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध जो कि
8वें वर्ष जब जब अशोक गद्दी पर बैठा, जब अशोक गद्दी पर बैठा तो अपने शासन काल के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ 261 बीसी में, और कलिंग का राजा था पद्मनाभन। पद्मनाभ कह सकते हैं, पद्मनाभन कह सकते हैं। कि सर कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है। जो कलिंग महाजनपद थी वो कहां पर थी? उड़ीसा में। कलिंग पर शासन करने वाले राजा का नाम क्या था? कलिंग पर राजा का नाम बताइए जो शासन करता था। कलिंग पर शासन करने वाले राजा का नाम था पद्मनाभन, और पद्मनाभन को अशोक ने पराजित किया। ये जो युद्ध हुआ, ये नदी जो दया नदी है इसके आसपास ये युद्ध लड़ा गया है। अब अशोक ने इस युद्ध में अपने लगभग 1 लाख सैनिक गवा दिए, और लगभग 1.5 लाख सैनिक गवा दिए किसने? पद्मनाभन ने। 2.5 लाख सैनिक मारे गए। जब इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए तो अशोक ने यहां पर भेरी घोष की जो नीति थी, जो युद्ध नीति थी, उसका त्याग कर दिया। उसने धम्म घोष की नीति अपना ली, शांति की नीति अपना ली। ठीक है, और यही इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कि सर कलिंग युद्ध कब हुआ? आप कहेंगे कलिंग युद्ध 261 बीसी में होता है। कि सर कलिंग कहां पड़ता है? उड़ीसा में। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। किसकी राजधानी थी? तोसली, कलिंग की। कलिंग के राजा कौन थे? पद्मनाभन या पद्मनाभ, नाभन भी कह सकते हैं, नाभन, पद्मनाभन। ठीक है, नदी कौन सी थी? दया नदी के किनारे पर ये लड़ा गया था। अशोक की नीति थी भेरी घोष की नीति, युद्ध की नीति। और कलिंग युद्ध के बाद इसने धम्म घोष की नीति अपनाई, यानी कि इस नीति का त्याग कर दिया। धम्म घोष की नीति का मतलब है शांति की नीति। युद्ध नीति का त्याग किया, और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको? बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इस युद्ध का वर्णन किसमें है? इस युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? आप कहेंगे सर 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में। किसमें किया गया? 13वें शिलालेख में। आप कहेंगे सर 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। कि सर कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में किया गया है? कि सर 13वें शिलालेख में किया गया है। नहीं, नोट्स बनाना जरूरी नहीं है अंकुश जी, नोट्स बनाना जरूरी नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप पीडीएफ को अपने मोबाइल में सेव करके रखें, जब भी आपको जरूरत हो आप कहीं भी जा रहे हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, या इन प्रिंट आउट निकलवा लें। इनके प्रिंट आउट निकलवा लें, सीक्वेंस वाइज लगा लें। विश्वास रखना कि मजा आएगा नोट्स बनाने से ज्यादा। ठीक है, चलिए, क्योंकि साफ राइटिंग में मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा साफ राइटिंग होती है, पढ़ने का मन होता है। जब गंदी राइटिंग होती है तो पढ़ने का मन भी नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है, एक बार फिर रिवाइज करा दूं कि कलिंग पर हमला कब किया था अशोक ने? अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, यानी कि जब उसका शासनकाल था, शासनकाल के 8वें वर्ष। कलिंग की राजधानी है तोसली, राजा थे पद्मनाभन। ठीक है, और इस युद्ध में 2.5 लाख सैनिक मारे गए। कितने? 2.5 लाख सैनिक मारे गए। जब इतना खून खराबा हुआ तो इनके थे लगभग 1.5 लाख सैनिक, अशोक के थे लगभग 1 लाख सैनिक। 2.5 लाख सैनिक इसमें मारे गए। तो इतने बड़े खून खराबे को देखकर अशोक ने भेरी घोष की नीति का त्याग कर दिया। इसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया, और धम्म घोष की नीति अपना ली, शांति की नीति अपना ली। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। चलिए, अब बात आती है सर अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोथ से ली थी। किससे ली थी? निर्ग्रोथ से। निर्ग्रोथ जो सुसीम का पुत्र था। किसका? सुसीम का पुत्र था, अशोक के बड़े भाई का पुत्र था। निर्ग्रोथ से उसने बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली और अपना गुरु उपगुप्त को बनाया। अशोक ने गुरु किसको बना लिया? उपगुप्त को। बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था उपगुप्त, इससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। अशोक की पत्नियां हैं, यहां पर एक देवी है, करुबाकी है, और एक पद्मावती है। अशोक की जो देवी थी, जो पत्नी थी देवी से 3 बच्चे थे, महेंद्र, संगमित्रा और चारुमती। ये बेटा था, ये दोनों पुत्रियां थी। करुबाकी का एक बेटा पुत्र था जिसका नाम था तीवर, और पद्मावती से एक बेटा प्राप्त हुआ जिसका नाम था कुणाल, और इसे उत्तराधिकारी बताया गया है। कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। कौन था जी? कुणाल था। खुशबू मेरी प्यारी बहन कह रही है सर हमारी राइटिंग अच्छी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहनों की भी राइटिंग अच्छी है, यहाँ पर बहुत सारे भाई ऐसे उनकी भी राइटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर आप अभी नोट्स बनाने में लगोगे ना तो लिख नहीं पाओगे, और लिख नहीं पाओगे फिर आप इरिटेट होगे कि अरे हम तो लिख ही नहीं पा रहे, सर बहुत तेज करा रहे हैं। या तो आपको जो पहले से पीडीएफ एडवांस में मिली हुई है इसके नोट्स बनाओ और साथ के साथ समझते चलो, या फिर मोबाइल में पीडीएफ सेव कर लो, और जब सेव हो जाएगी पीडीएफ तो भैया फिर रिवीजन करते रहो, है ना। चलिए।
आगे बात करें कि सर अशोक की पत्नियों के नाम देवी, करुबाकी और पद्मावती। देवी से 3 बच्चे हुए, महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। महेंद्र बेटा था और संघमित्रा और चारुमती दोनों पुत्रियां थीं। करुबाकी का एक पुत्र प्राप्त हुआ, तीवर। पद्मावती से कुणाल प्राप्त हुआ पुत्र, और कुणाल को ही अशोक का उत्तराधिकारी इतिहास में बताया गया है। क्या बताया गया है? इतिहास में उत्तराधिकारी बताया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, बंद नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो, आप पढ़ते रहो इतना। अब बात आ गई कि सर बौद्ध धर्म के प्रचार की, यहां पर हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या क्या किया। बौद्ध धर्म की प्रचार के अशोक ने, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, यहां पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन का गलत हो रखा है। चलिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। तक्षशिला किसे भेजा? मंझांतिक को। ठीक है, मंझांतिक को भेज दिया, और हिमालयी क्षेत्र में मंजिम को भेज दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि सर अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के श्रीलंका किसे भेजा था। आप कहेंगे सर श्रीलंका किसे भेजा था, तो अपने बेटे महेंद्र और पुत्री, महेंद्र बेटे को और पुत्री किसको भेज दिया? संघमित्रा को। ठीक है, तक्षशिला में किसे भेजा था? मध्यांतिक को, और हिमालयी क्षेत्रों में किसे भेजा था? मंजिम को। किसे? मंजिम को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसमें उसने अपने परिवार को भी लगा दिया, अपने बेटे बेटी को लगा दिया, श्रीलंका भेज दिया। कहां भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया। ठीक है जी। अब बात यहां पर आती है, अब ये सारी, सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर हम बात कर रहे हैं, चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का आरंभ किसने कराया था? अशोक ने। इसीलिए अशोक को अभिलेखों का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेखों का जनक। कि सर अशोक को अभिलेखों का जनक कहा जाता है, का जनक कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहते हैं? अभिलेखों का जनक कहते हैं। अशोक के अभिलेख की अगर बात होगी तो अशोक के जो अभिलेख है ना, 14 अभिलेख, 14। आप कहेंगे सर 14, जिसमें स्तंभ लेख कितने हैं? 7। गुहा लेख कितने हैं? 7। शिलालेख कितने हैं? 14। कि सर अशोक के शिलालेख, शिलालेख का मतलब है जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं। स्तंभ लेख का मतलब है जो स्तंभ पर बनाए गए हैं, और गुहा लेख का जो वैसे जो गुफा वगैरह में लिखे हुए वो 3 हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। राखी भाटी कह रही बिल्कुल, गागर में सागर जो बुक है उससे बहुत कुछ आपको मिलेगा। चलिए, सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुहेल जी बहुत धन्यवाद। हमने पढ़ लिया अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी, मेरे साथ बोलो। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14। कि सर स्तंभ लेख की संख्या कितनी थी? कॉलम आर्टिकल्स कह लें या इसको एडिक्ट कह लें। ठीक है, और यहां पर भैया केव या आप कहेंगे गुहा लेख कितने थे? 3। बात आती है, ये आप लोग देखिएगा कि अशोक के 14 शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेखों के बारे में बात करेंगे कि अशोक के 14 शिलालेखों में ये इंपॉर्टेंट है। कौन से शिलालेख में क्या बताया गया है कि जो पहला शिलालेख है उसमें पशु की निंदा, पशु बलि यानी कि पशुओं की हत्या करना, किसी भी ओकेशन पर, किसी भी त्योहार पर पशु की जो बलि चढ़ाई जाती थी, जो हत्या की जाती थी, उसकी हत्या पर रोक लगाने की बात की गई है। क्या कहा गया? रोक लगाने की बात की गई। इसमें अहिंसा, समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। अशोक ने कौन से शिलालेख में कहा था कि समस्त प्रजा मेरे पुत्र है, मेरे परिवार है, मेरी संपत्ति है? ये किसने कहा था? अशोक ने। तो पूरी प्रजा को अपना पुत्र किसने बताया था? अशोक ने बताया था। कौन से शिलालेख में लिखा है? पहले शिलालेख में। दूसरा शिलालेख कहता है कि पशु चिकित्सा दक्षिण राज्यों का उल्लेख, ये किसने? पशु चिकित्सा का वर्णन कौन से शिलालेख में? दूसरे में। दक्षिण राज्यों का उल्लेख, दक्षिण में चेल, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, ये 4 राजवंशों का जिक्र हुआ है। कौन से शिलालेख में है? आप कहेंगे सर दूसरे शिलालेख में। किसमें? दूसरे शिलालेख में। सुदीप कह रहे हैं सर एक बुक मंगाया था वो नहीं आई है, पैसे भी वापस नहीं आए हैं, प्लीज हेल्प मी। भाई इनकी हेल्प करो, मेरा बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। सुदीप प्लीज आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं नंबर शेयर करने में, ताकि हमारी टीम आपसे जरूर बात करे, है ना।
हमारी टीम आपसे बात कर ले। चलिए यहां पर हमने बात करेंगे, सबसे पहले अभिलेख की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर पशु चिकित्सा का वर्णन कौन से शिलालेख में है? तो दूसरे शिलालेख में। दक्षिण राज्यों का उल्लेख किसमें? दूसरे शिलालेख में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर अशोक के किस शिलालेख में चोल, चेल और पांड्य राजवंशों का जिक्र किया गया है? तो आप कहेंगे दूसरे में। तीसरा शिलालेख कहता है कि अधिकारी जैसे रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक, इन ये जो है प्रत्येक 5वें वर्ष में भ्रमण करेंगे, यानी कि जो अधिकारी होंगे वो अपने पूरे साम्राज्य में भ्रमण करेंगे। ठीक है, पूरे साम्राज्य में भ्रमण करेंगे, ऐसा वर्णन किसमें लिखा था? ये शिलालेख 3 में। शिलालेख 4 कहता है कि भेरी घोष की नीति के स्थान पर धम घोष की नीति अपनाई। जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष युद्ध की नीति का त्याग कर धम घोष शांति की नीति अपनाई थी। इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में है? कौन से शिलालेख में है? आप कहेंगे सर ये 14वें शिलालेख में है, या 5वें शिलालेख में, या चौथे शिलालेख में। आप कहेंगे चौथे शिलालेख में। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र। धम्म महामात्र जो भैया बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, जो धर्म गुरु थे, तो भैया आप कहेंगे उनका वर्णन किसमें? 5वें शिलालेख में। किसमें? 5वें शिलालेख में। पढ़ लेंगे ना यहां पर? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने सारी चीजों को पढ़ लिया, सारी चीजों को हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया। चलिए अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। हाँ जी, देखिए जिन्होंने गागर में सागर बुक ऑर्डर की है, ये मानकर चलिए कि आपकी बुक 3 से 4 दिन में आपके पास आ जाएगी, क्योंकि सर ने कल वीडियो भी बनाई थी कि 17 तारीख में बुक लॉन्च हुई थी, लेकिन वो प्रिंटिंग 18 में गई थी, तो 18 के 4 दिन और मान लो, यानी कि 22 आज तक पहुंच गई होगी बहुत सारे लोगों के पास। आज नहीं पहुंची है तो कल या परसों तक सबकी बुक पहुंच जाएगी, कल या परसों तक सबकी बुक पहुंच जाएगी, तो परसों तक का वेट कर लीजिए, परसों तक का आप वेट कर लीजिए। ठीक है जी। अब बात हो गई कि सर पशु बलि और अहिंसा और प्रजा को अपना पुत्र बताया कौन से अभिलेख में? पहले में। दूसरे में क्या बताया कि पशु चिकित्सा का वर्णन, दक्षिण राज्यों का वर्णन कौन से में? दूसरे शिलालेख में। कि सर उसके अधिकारियों का वर्णन किसमें? चौथे अभिलेख में। 5वें अभिलेख में क्या लिखा है? धम महामात्रों का वर्णन है। ठीक है, छठा अभिलेख क्या कहता है? छठा विलेख कहता है आत्मनियंत्रण। यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। अशोक कहता है कि यदि कोई जनहित का महत्व है तो उसके अधिकारी डायरेक्ट अशोक तक पहुंच जाएं, कोई भी समय है अशोक अपनी प्रजा के लिए हमेशा उपलब्ध है। ये बात कौन से अभिलेख में लिखी है? छठे अभिलेख में लिखी है। ठीक है, 7वें अभिलेख में धार्मिक समन्वय, यानी कि 259 बीसी में वो बोध गया की यात्रा पर गया था अपने शासन काल के 10वें वर्ष। कौन से अभिलेख में अशोक की बौद्ध गया यात्रा का वर्णन है? अशोक की बौद्ध गया यात्रा का वर्णन कौन से अभिलेख में किया गया? 7वें अभिलेख में किया गया। और कौन से शासन के 10वें वर्ष वो गया है? धम यात्रा का वर्णन 249 बीसी लुम्बिनी ग्राम, 20वें वर्ष, अपने शासन काल के 20वें वर्ष वो कहां गया था? 249 बीसी में वो लुम्बिनी ग्राम जाता है और वहां पर जाकर उसने कर फ्री कर दिया, कर मुक्त कर दिया लुम्बिनी ग्राम को, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वहां। तो इसलिए अपने शासन काल के 20वें वर्ष 249 बीसी में अशोक लुम्बिनी जाता है और इस यात्रा का जो वर्णन है इसे धम यात्रा के नाम से 8वें शिलालेख में वर्णन किया है। ठीक है, कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 14वें शिलालेख में सद्भावना, शांति की नीति की बात हो रही है। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, है ना। नेक्स्ट है, आज अशोक खत्म करना है भैया। ये बताइए अशोक के स्तंभ लेख है 7, जिसमें आप मुझे बताइए, जिसमें आप मुझे बता सकते हैं क्या? यहां पर आप मुझे बताएंगे सर, यहां पर आप मुझे बताइए फटाफट से। चलिए ये आप मुझे यहां पर बताएं। चलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं, आप समझिएगा कि सर अशोक के स्तंभ लेख, एक तो दिल्ली टोपरा, मेरठ टोपरा और कौसाम्बी, लोहरिया नंदनगढ़, लोहरिया अरारोज, रामपुरवा,
रामपुरा, रामपुरवा, ठीक है, रामपुरा, रामपुरवा। तो ये सारे जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरठ टोपरा विलेख, दिल्ली टोपरा विलेख, इनके बारे में बात होती है। लोहरिया नंदनगढ़, ठीक है, बिहार में मिला था। लोरिया अरारोज, ये भी बिहार में मिला था। रामपुरा, रामपुरवा, अशोक स्तंभ लेख, इनका वर्णन है। केवल इसमें आपको दिल्ली टोपरा और मेरठ टोपरा की बात करनी है, जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोजा गया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक मेरठ टोपरा विलेख को दिल्ली में लेकर गया। कहां पर लेकर गया? दिल्ली में लेकर गया। चलिए, ये जर्नल सी चीज़ें हैं, ये जर्नल सी चीज़ें हैं, ये तो आप ना भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन रिवीजन तो एक बार देख लीजिएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, जैसे कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है, इन दोनों का वर्णन किस में है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूछा जाता है कि सर ये कौन से किस अभिलेख में बात की गई है, उन्हें धम्म घोष की नीति अपनाई थी, ठीक है। और सारी प्रजा मेरा पुत्र है, इसका वर्णन किस में है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लिखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर अधिकारियों के बारे में बात करेंगे कि सर अधिकारी अशोक या मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष कौन होता था? सीताध्यक्ष होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय, जिसे सीता कहते थे। जो टैक्स जो है राजकीय भूमि से मिलता था, उस टैक्स को सीता कहते थे, और इस सीता को कलेक्ट करने वाला सीताध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष कहलाता था। चलिए लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर सीता अध्यक्ष कौन होता था? जो राजकीय भूमि से राजस्व वसूल करता था, टैक्स वसूल करता था, इस टैक्स को सीता कहा जाता था। सीता नामक टैक्स किसके द्वारा वसूल किया जाता था? अशोक के द्वारा। और इसको कलेक्ट करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष कहलाता था। समाहर्ता, कलेक्टर, समाहर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। जो राजस्व विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसका अध्यक्ष कौन होता था? सीता, उसको कहते थे समाहर्ता। सन्निधाता कौन होता था? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष बोले जिसे ट्रीजर बोल सकते हैं या अकाउंटेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अकाउंटेंट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, ये हमने लिख लिया कि सीता अध्यक्ष हमने ये पढ़ लिया, समाहर्ता पढ़ लिया, सन्निधाता पढ़ लिया। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऊपर मैंने लिख ही दिया है ना, ये मैंने लिख ही दिया है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया प्रतिष्ठा, फौजदारी विभाग, धर्मस्थ, व्यवहारी या दीवानी विभाग। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सर जो टैक्स वसूल किया जाता था उसे क्या कहते थे? जो टैक्स वसूल किया जाता था उसे क्या कहते थे? उसे सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता। चलिए, नाम दिया है मेरठ में टोपरा विलेख, नाम दिया गया है वो। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ये सारी चीज़ें पढ़िए, अच्छे से आपने पढ़ लिए। दत्ताचार्य कह रहे हैं सर ऐसा लग रहा है कि आपसे पॉलिटी पढ़ूं, 150 आर्टिकल आसानी से याद। अरे धन्यवाद भैया, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब बात आती है सुंग वंश की। अब बात आ जाती है सुंग वंश। देखिए ब्राह्मण साम्राज्य की बात होगी तो ब्राह्मण साम्राज्य में 3 राजवंशों ने शासन किया था मगध पर। 3 राजवंशों ने। जैसे मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी से समझने का प्रयास करिए कि सर मौर्य वंश की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर मौर्य वंश में जो राजा था उसका अंतिम राजा था बृहद्रथ, और बृहद्रथ का एक मंत्री हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी बृहद्रथ की हत्या करके। चलिए, अब पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण था उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग बना। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया भैया? पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। किसको बनाया? अब मगध साम्राज्य में ये अपनी राजधानी किसको बना रहा है? विदिशा को, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? आधिकारिक भाषा क्या थी? इसकी आधिकारिक भाषा थी संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण थे ये, ठीक है। और इसने लगभग 8400 स्तूपों को तोड़वा दिया।
पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का उत्पीड़क बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग ने ही बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनकी हत्या करवा दी। 8400 स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे उनको तोड़वा दिया। क्या कर दिया? उनको तोड़वा दिया। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर शुंग वंश 185 से लेकर 73 BC तक शासन करता है। इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। ब्राह्मण साम्राज्य है ये जो शुंग वंश है ना, ये ब्राह्मण साम्राज्य है। ब्राह्मण साम्राज्य में 3 वंश हुए हैं, एक शुंग वंश हुआ है, एक कर्ण वंश हुआ है, कर्ण वंश, और एक सातवाहन वंश। कौन सा? सातवाहन वंश। हम बात कर रहे हैं कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जिसने 185 से लेकर 149 BC तक शासन किया। पुष्यमित्र ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। राजभाषा संस्कृत थी। इसने अशोक के लगभग 8400 स्तूपों को तोड़वा दिया। तो इंपोर्टेंट क्या है? ये वाली बातें कि सर पुष्यमित्र शुंग ने कितने स्तूपों को तोड़वाया था? तो आप कहेंगे सर 8400 स्तूपों को तोड़वा दिया था। पुष्यमित्र शुंग की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। राजधानी विदिशा थी। विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। पुष्यमित्र शुंग किसका मंत्री था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने भैया ब्राह्मण साम्राज्य की नींव रखी। ब्राह्मण साम्राज्य में सबसे पहला राजवंश हुआ शुंग वंश, फिर कर्ण, फिर सातवाहन। अभी हम शुंग वंश की बात कर रहे हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। राजधानी विदिशा है। और भैया यहां पर आप मुझे बताइए, चलिए बहुत शानदार, लिख लीजिए सर इस बुक में 300 ऑर्डर हुआ है अमेजन पे, रिप्लाई दो। एक बुक? भैया मुझे नहीं पता आपने कौन सी बुक ऑर्डर की है, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा, मुझे पता भी नहीं है। ठीक है। दलपत सिंह जी, पॉलिटी हिस्ट्री किंग, अरे धन्यवाद भैया इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं कि सर पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा। भाषा कौन सी थी? संस्कृत। अशोक के कितने स्तूपों को तोड़वाया था? आप कहेंगे सर 8400। चलिए, बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। ये अचंभे वाली बात है, ये बड़ा अचंभे वाली बात है कि सर पुष्यमित्र शुंग जो खुद बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था, जो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को मारता था, उनके स्तूपों को तोड़वाता था, अब ये क्या कर रहा है? ये बरहूत स्तूप का निर्माण करवा रहा है। किसका? बरहूत स्तूप का निर्माण करवा रहा है। अब आप कहेंगे सर बरहूत स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग के शासन काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया। क्या कहा गया? कि सर पुष्यमित्र शुंग यानी कि इसके शासन काल को, इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया। यवनों का आक्रमण इसी के समय में हुआ था, जिसमें पहला यूनानी था यवन, यूनान से आए थे यवनों में पहला था डेमेट्रियस, जिसने शुंग वंश के समय में हमला किया। और शुंग वंश के समय में जो शासन कर रहा था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग। रोहित वर्मा, अरे गजब भैया, इतना प्यार आप लोगों को है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार करोगे ना तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये प्यार में मैं कैसे इसका भरपाई कर पाऊंगा, मुझे तो अभी से टेंशन है कि भाई मैं आप लोगों के लिए कैसे इस चीज़ को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये वादा करता हूँ, चाहे मुझे 5-5, 6-6 घंटे की क्लास लेनी पड़े, मैं आपका एग्जाम से पहले रिवीजन तक करा दूंगा, मैराथन से पहले रिवीजन करा दूंगा मैं। ठीक है। चलिए, इसके दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने योग शास्त्र लिखा था और महाभाष्य लिखा था। ठीक है। महाभाष्य पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ना, से प्रेरित है। ठीक है, से प्रेरित है। आप कहेंगे सर ये बताइए, जो पतंजलि हैं इन्होंने योग शास्त्र लिखा, क्या लिखा? योग शास्त्र लिखा, महाभाष्य लिखा। और महाभाष्य किससे प्रेरित है? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। तो आप कहेंगे इसके दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने योग शास्त्र लिखा है तथा महाभाष्य भी लिखा, जो महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्रेरित है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी से प्रेरणा किसने ली? पतंजलि ने। और क्या लिख डाला? महाभाष्य। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए कि सर पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे?
मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर आप इसको जरूर देखिएगा कि सर पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे, राज पुरोहित थे, पंडित थे, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के लिए, उनका नाम क्या था? पतंजलि। पतंजलि ने 2 महाकाव्य लिखे, जिनमें एक था योग शास्त्र और एक था भैया क्या? आप कहेंगे सर महाभाष्य। क्या? महाभाष्य। चलिए लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए आप लोग। स्तूप का मतलब होता है, स्तूप का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो मिट्टी का थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ ढेर हो, इसके ऊपर ऐसे ये बनाओ और एक झंडा सा लगाओ, इसे कहते हैं स्तूप। जहां पर महात्मा बुद्ध के अवशेष तो हैं ही 8 स्तूपों में, अन्य भिक्षुओं के भी स्तूप बनवाए गए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कि सर भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। इसके शासन काल को वैदिक काल का पुनर्जागरण काल कहा गया। वैदिक पुनर्जागरण का काल किसके शासन को कहा गया? पुष्यमित्र शुंग के। यवनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के। कौन सा यवन शासक था जिसने आक्रमण किया था? डिमेट्रियस। कौन? डिमेट्रियस। इसके दरबार में कौन विद्वान रहते थे? पतंजलि। क्या क्या लिख दिया था उन्होंने? योग शास्त्र और महाभाष्य। महाभाष्य किस पर आधारित है? अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? पतंजलि ने। किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग के लिए। किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग के लिए। अब बात आती है कि सर पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन थे? देखिए उत्तराधिकारी था अग्निमित्र। अग्निमित्र जिसने अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के कहने पर विदर्भ युद्ध किया। क्यों किया था? इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था मालविका। इसकी एक प्रेमिका थी जिससे ये प्रेम करता था, इसकी प्रेमिका थी मालविका, और मालविका का भाई था यज्ञसेन। कौन था? यज्ञसेन। और यज्ञसेन विदर्भ का राजा था। यज्ञसेन कौन था? विदर्भ का राजा था। ठीक है, आपने पढ़ा कि अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन है? अग्निमित्र। और अग्निमित्र कहां पर हमला करता है अपने पिता की आज्ञा से? विदर्भ पर। विदर्भ का राजा कौन था? आप कहेंगे यज्ञसेन। यज्ञसेन पर किसने हमला कर दिया? अग्निमित्र ने। क्यों? क्योंकि वो मालविका से प्रेम करता था। मालविका से प्रेम करता था। इन दोनों की प्रेम कहानी मालविका अग्निमित्र में लिखी हुई है, और मालविका अग्निमित्र जो है ये कालिदास ने लिखी है। किसने लिखी है? कालिदास ने। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर अग्निमित्र ने विदर्भ पर हमला किया अपने पिता की आज्ञा से, और विदर्भ का राजा था यज्ञसेन। यज्ञसेन की बहन थी मालविका, और मालविका से प्रेम करता था अग्निमित्र। और इन दोनों की प्रेम कहानी मालविका अग्निमित्रम, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक है। और इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक के लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। अच्छा, कालिदास अधिकतर प्रेम कहानी लिख रहे हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, है ना। चलिए हम यहां पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल रोहित जी। चलिए अब बात करेंगे सर, वसुज्येष्ठ था, वसुमित्र था, देवभूति था। देवभूति अंतिम शासक था, और इसकी हत्या किसने कर दी थी? इसकी हत्या कर दी थी भैया किसने? आप कहेंगे सर वासुदेव ने। किसने? आप कहेंगे वासुदेव द्वारा हत्या कर दी जाती है। ये वही वासुदेव है जो कर्ण वंश की स्थापना करेगा। किसकी? कर्ण वंश का संस्थापक। ये कौन बना? कर्ण वंश का संस्थापक। ठीक है, चलिए लिख लीजिए यहां पर। मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊं मगध साम्राज्य पे वंशों में। जैसे सबसे पहले कौन था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने किस वंश को जन्म दिया था? आप कहेंगे सर शिशुनाग वंश को। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे सर महानंदी। महानंदी की हत्या किसने की थी, या नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी? आप कहेंगे महापदम नंद ने। महापदम नंद ने किस वंश को जन्म दिया? नंद वंश को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे धनानंद। धनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा वंश बनाया था? मौर्य वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक
कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश को जन्म दिया? शुंग वंश को। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? आप कहेंगे सर कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? वासुदेव ने। वासुदेव ने किस वंश को जन्म दिया? कर्ण वंश को। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन या सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने की थी? सिमुक ने। सिमुक ने किस वंश को जन्म दिया था? आप कहेंगे सातवाहन वंश को। सातवाहन वंश का अंतिम राजा कौन था? विजय। कौन था? विजय। समझ रहे हैं आप? ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए, अच्छे से आप लोग चीजें लिखिए, ठीक है। अब बात आती है कि सर यहाँ पर आप लोग मुझे बताएं, यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ हम बात करेंगे, अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान स्टार्ट किया था और उस समय चेदी या कलचुरी वंश हुआ करता था। चेदी या कलचुरी वंश का राजा कौन था? संस्थापक कौन था? महामेघ। आप कहेंगे सर कौन हुआ करता था? चलिए आप मुझे बताइए कि सर कौन हुआ करता था। तो ये आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कि सर जो चेदी या कलचुरी वंश है इसका संस्थापक था महामेघ, ठीक है। चेदी वंश का प्रतापी राजा था खारवेल, और खारवेल खारवेल का एक हाथी गुम्फा विलेख है, हाथी गुम्फा विलेख, ठीक है। तो अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध किया और इस समय कलिंग युद्ध हुआ, ठीक है। यहां पर अशोक वाले की बात नहीं हो रही, अब दूसरे की बात हो रही है। तो अग्निमित्र ने कलिंग के खिलाफ अभियान चलाया और कलिंग पर इस समय शासन किसका था? चेदी वंश का या कलचुरी वंश का, ठीक है। चेदी वंश या कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? महामेघवाहन। महामेघवाहन चेदी वंश का प्रतापी राजा था खारवेल। खारवेल के बारे में हम बात करते हैं। खारवेल ने हाथी गुफा या गुम्फा विलेख जारी करवाया था। यह प्राकृत भाषा में था। कौन सी भाषा में था? प्राकृत भाषा में था, ठीक है। इसमें कलिंग प्रशासन का जिक्र किया गया है। जो हाथी गुम्फा विलेख है इसमें किसका? आप कहेंगे सर कलिंग प्रशासन का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले किसमें किया गया? आप कहेंगे हाथी गुम्फा विलेख में किया गया है, ठीक है। भारतवर्ष, जो शब्द भारतवर्ष है ना, इसका प्रयोग या उसका उल्लेख सबसे पहले हाथी गुम्फा विलेख में हुआ है। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। चलिए मनीष यादव जी, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। देखिए ये मैं करा रहा हूं आपको इक्विडिटी बेस पे, जो अब नए पैटर्न पर है, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, वरना इतना डीप जाने की आवश्यकता ही नहीं है जीडी में। इतना डीप थोड़ी आता है जीडी में भैया। 3 या 2 क्वेश्चन आएंगे, कहां से ही पूछ लेगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, है ना, और आप कहेंगे प्राचीन इतिहास से। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। कि सर भारतवर्ष शब्द, ये तो मैंने जर्नल बता दिया है आपको, ये पूछा जा सकता है। हाथी गुम्फा विलेख किसने जारी करवाया था? खारवेल ने। खारवेल कहां का राजा था? कलिंग का। कलिंग का राजा था। खारवेल किस वंश का था? चेदी वंश या कलचुरी वंश का। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। महामेघवाहन ने किस वंश की स्थापना की थी? चेदी वंश की, या आप कह सकते हैं कलचुरी वंश की, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं कर्णवंश। कर्णवंश के बारे में बात करेंगे। कर्णवंश जो 73 बीसी से लेकर 30 बीसी तक शासन करता है, जिसके संस्थापक थे वासुदेव, और कर्णवंश का अंतिम शासक था सुशर्मन। और सुशर्मन की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी सिमुक ने। किसने हत्या की थी? सिमुक। सिमुक को सिमुक भी लिखा जाता है और सीमुक भी लिखा जाता है, सीमुक या सिमुक, ठीक है जी, हत्या कर दी, ठीक है। और इसने किस वंश को? सातवाहन वंश को। सातवाहन वंश, आप कहेंगे सर सातवाहन वंश की स्थापना की स्थापना की, यहां तक आप लिखेंगे सातवाहन वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। और कर्णव ने अपनी राजधानी, कर्ण वंश का जो संस्थापक वासुदेव है, ये राजधानी पाटलिपुत्र को और विदिशा को बनाता है। 2 राजधानियां थी इसकी, 2 राजधानियां थी। आप कहेंगे सर 2 राजधानियां थी, एक तो राजधानी थी पाटलिपुत्र और एक राजधानी थी विदिशा। कौन कौन सी? विदिशा और, सर अब छोड़ दीजिए, तबीयत ठीक नहीं है, पहले कुछ कथा नहीं किया था, हटाकर देते आपने। क्या कह रहे हो प्रिंस जी? मैं समझ नहीं पाया। लेट कर रहा हूं मैं? देखिए जब एग्जाम डेट आ गई है आपकी, अभी आपकी पॉलिटी भी थी, है ना, सारी चीजें चल रही थी भाई, मैं और धीरे कर दूंगा। फिर लास्ट टाइम पे यही होगा कि आपका जो है मैराथन्स लगानी पड़ेंगी, है ना, मैराथन्स लगानी पड़ेंगी। चलिए लिख लीजिए आप लोग,
अब भैया सातवाहन वंश है, इसको हम कल पढ़ेंगे। सातवाहन वंश है, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, सातवाहन वंश से हम कल पढ़ लेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे, तो सातवाहन वंश मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, हालांकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। देखिए, आपको लगता होगा कि मुझे तेज बोलने में, क्या मुझे दर्द नहीं होता, क्या मेरे गले में दर्द नहीं होता, मैं चीखता हूँ, मैं इसलिए चीखता हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन भी है, इसी वजह से गला भी खराब है और नाक में भी जैसे होती है ना, नजला होने वाला, जुकाम होने वाला, ऐसा हो रहा है ना। तो मैं भी चीखता हूँ तो मुझे भी दर्द होता है। मैं भी आप जैसे ही एक आम इंसान हूँ, और आपसे ज़्यादा ही उम्र है, तो मुझ में भी थोड़ी थकावट रहती होगी, है ना। 35 साल उम्र है और इस उम्र में भी मैं आपसे ज़्यादा जोश में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 20 दिन भी लग कर मेहनत कर ली, तो ये दो जो 3 प्रश्न या 2 प्रश्न आपके हिस्ट्री से बनेंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। बस कोशिश ये करनी है कि पढ़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।